बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पेरिस फ्रांस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटिफ का अहम इजलास जारी है। 2 रोज़ा इजलास है जिसमें जो सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से मुतल्लिक ये है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या इंशाल्लाह बाहर आ जाएगा। इसका पता तो हमें कल पता चलेगा। कल शाम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालूमात मिलेंगी, लेकिन डिलिब्रेशंस जो हैं वो जारी हैं। और आपके इल्म में है कि रवां साल जून में एक जब सेशन हुआ फैटिफ का, तो पाकिस्तान के बारे में कहा गया कि जो पाकिस्तान को जितनी सिफारिशात फैटिफ की जानिब से दी गई वो पाकिस्तान ने पूरी कर दी हैं। और अब ऑन साइट विजिट होगा, जो एक तरीक़ाकार है फैटिफ का जब लिस्ट से बाहर निकालना होता है। और फिर हमने देखा कि 28 अगस्त से 5 सितंबर तक जो 15 रुकनी फैटिफ टीम थी उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। और आज का जो इजलास है उसमें जो टेक्निकल कमेटी की जायज़ा रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई है। पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खार साहिबा कर रही हैं। और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के इम्कानात रोशन हैं। अलबत्ता भारत जो हमारा अज़ली दुश्मन है उनकी जानिब से जो एक बेबुनियाद और मन घड़त एक प्रोपेगेंडा मुहिम है वो उन्होंने अनलीश की है। और पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस ने इस हवाले से बयान भी दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत मोतरज़ भी है और मुस्तरब भी है कि पाकिस्तान के हवाले से जो एक मुस्बत राय कायम हो रही है। और इस चीज़ को फैटिफ के नोटिस में भी लाया गया है। अब इस हवाले से भी हम आज गुफ्तगू करेंगे कि इसके क्या समरात हो सकते हैं कि इंशाल्लाह जब कल हमें ये खबर मिले कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है तो मुल्की मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे बिलखसूस और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान के हवाले से। एक आपका इमेज भी होता है। और दूसरा, आज के जो ये जो 2 रोज़ा इजलास है इसमें 206 जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जिनमें पार्टनर्स हैं वो शिरकत कर रहे हैं। इसमें इंटरपोल है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनके वफूद भी शामिल हैं। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। अहम रियासती मामला है। दूसरी जानिब चूँकि हमने मईशत की बात की तो के हवाले से कल भी इसाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने गुफ्तगू की थी और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि रूस से तेल ख़रीदने के हवाले से पाकिस्तान ने काम शुरू कर दिया। आज एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में दौरा वाशिंगटन में उन्होंने अमरीकी हुकाम से भी बात की थी और उनकी जानिब से इस हवाले से कोई इतराज़ नहीं उठाया गया था। उन्होंने कहा कि अगर हमें बेहतर डील मिलती है और सस्ते दामों रूसी पेट्रोल मिलता है तो बिल्कुल पाकिस्तान ख़रीदेगा और भारत से बेहतर अगर डील मिलती है, क्योंकि हमारे इल्म में है कि भारत, चाइना, श्रीलंका, बहुत से ममालिक जो हैं वो यूक्रेन रशियन वॉर के बाद जो सूरत हाल बनी है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसिंग के हवाले से, तो रुख किया हुआ है उन्होंने रशियन मार्केट का, रशियन ऑयल का। उस हवाले से बात करेंगे क्योंकि इस हवाले से बात अक्सर हो रही है कि हमारे यहाँ जो पेट्रोल की कीमत है वो डिटरमिन होती है इंटरनेशनल मार्केट से और पेट्रोल की कीमत हाई होने की वजह से यहाँ पर भी सार्फिन को बोझ उठाना पड़ रहा है। तो रशियन ऑयल ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और दीगर जो नुकात है मईशत से मुतल्लिक उस पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आज एक तज्जियाती नशिस्त का हमने एहतमाम किया है और 3 मायनास अपनी अपनी फील्ड के तज्जियाकार हमारे साथ आज की नशिस्त में शरीक गुफ्तगू। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मारूफ आप इक्तिसादी और सियासी तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी वाबस्ता रह चुके हैं। एजाज़ चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, किसी तारफ़ को मोहताज नहीं, पाकिस्तान की चोटी की पोस्टों पे रहे हैं और इंपॉर्टेंट कैपिटल्स इंक्लूडिंग वाशिंगटन में पाकिस्तान की आपने नुमाइंदगी की है। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज़ चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब कराची से वीडियो लिंक से हमारे साथ मौजूद हैं, नोटेड मारूफ दिफाई तजिया निगार और डिफरेंट TV टॉक शोज़ में बड़े मौसर अंदाज में अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं। सर आपको भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमान को फॉर्मल गुफ्तगू का आगाज़ एजाज़ चौधरी साहब सर आपसे करना चाहूँगा। एक मेजर डिप्लोमेटिक एफर्ट है फैटिव्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना, आपकी क्या असेसमेंट है? और जितने होपफुल दिखाई दे रहे हैं हमारा दफ्तर खारजा और एक पॉजिटिविटी है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के बारे में एक अच्छा हतमी फैसला होगा और जून की कंटिन्यूएशन में अब ये जब अक्टूबर में मीटिंग हो रही है पेरिस फ्रांस में तो हम बाहर निकल आएंगे। यू शेयर दैट ऑप्टिमिज्म एजाज चौधरी साहब? जी आई डू जी। मेरे ख्याल में जब इनकी रिपोर्ट यहाँ पे आई, जो टीम आई और उसको जो सबसे ज्यादा बाकी तो तमाम आपने मनी लॉन्ड्रिंग की तो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रखी थी, जो मसला था ज्यादा वो हिंदुस्तान की तरफ से था कि ये जो बहुत सारी लश्करी तंजीमें हैं इनके ऊपर आपने काम नहीं किया और ये अभी भी फाइनेंसेस रेज करते हैं। तो वो मैंने कुछ हिस्सा देखा है उस रिपोर्ट का और मुझे अंदाजा हुआ
कि उसमें बड़े जामे अंदाज से ये बताया गया है कि ये सारे काम हो चुके हुए हैं। अब मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई जवाब बनता है। बावेला तो खैर वो करेंगे दबाव डालने के लिए। दूसरी तरफ अमेरिका था जो हिंदुस्तान का साथ दे रहा था। उसमें भी एक उनके रवैये में आपने देखा है पिछले 1.5-2 महीने से एक नरमी आई है, और वो पाकिस्तान के मुतालिक उस तरह नहीं देख रहे जिस तरीके से वो पहले देख रहे थे। तो मुझे तो उम्मीद लगती है कि इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। अच्छा, और सर ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आपने बताया कि लेजिस्लेशन भी पाकिस्तान ने की और इस हवाले से जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया था उसको फुलफिल किया गया। अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ बिफोर आई गो टू माय अदर पैनलिस्ट, अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकलते हैं, इसके क्या डिविडेंड्स होते हैं एजाज चौधरी साहब? जी, बहुत जी। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में आपके दूसरे मेहमान भी आपको शायद यही बताएंगे कि जब आप ब्लैक लिस्ट में हो या ग्रे लिस्ट में हो, तो आपके लिए इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती हैं, आपकी इक़्तिसाद पे दुनिया का एतमाद भी कम हो जाता है, और उस सारे एतमाद को एक अच्छी बूस्ट मिलेगी, क्योंकि सारी दुनिया जो है अब उस बात के पर ही यकीन करेगी कि नहीं, अब जब फैटफ ने ये कह दिया है तो अब पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना जो है वो मुकम्मल तौर पर अच्छा होगा, जायज़ होगा। तो हमारी इक़्तिसाद के लिए अच्छा है। मैं समझता हूँ हमारे इमेज के लिए भी अच्छा है इमेज। पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि बहुत अरसे से एक प्रोपेगेंडा जारी था पाकिस्तान के मुतालिक कि हम दहशतगर्दों की पुष्पनाई भी करते हैं, उनको फाइनेंस, या अगर पुष्पनाई नहीं करते हैं तो कम अज कम उनको स्पेस दे रखी है कि वो फंड्स रेजिंग करते हैं, ये वो। आई थिंक इसके बाद वो जबानें भी जो है वो काफी हद तक जो है चुप हो जाएंगी। और फिर वैसे भी पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है कि इस वक्त खसूसन दुनिया की मेन स्ट्रीम के साथ मिलकर ये अपने मामला चलाए। और आपको पता है चैलेंजेस खासे ज़्यादा हैं, इधर से चीन के साथ अमेरिका का मुसाबका शुरू हुआ है, उधर से हिंदुस्तान के तेवर बड़े ख़तरनाक हैं। तो ऐसे में अगर बैनुल अक़वामी बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी होती नज़र आती है तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है। और फाइनली पाकिस्तान के अपने लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक इशू रहा है, एक पॉलिटिकल इशू रहा है बड़ी देर से, कि हमारे यहाँ जो है पैसा जो है आता और जाता जो है उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। तो एक लिहाज से जिसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हुई कि फैटफ की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद पाकिस्तान की अपनी इक़्तिसाद को बेहतर सूरत में ले जाने का की मदद मिलेगी। ठीक है तो सर, ओवरऑल हर लिहाज से मैं मुफीद है। विन विन सिचुएशन इंशाल्लाह बन सकती है। डॉक्टर फारूक सलीम सर, आप से जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है इकोनॉमी का इसका जो इम्पैक्ट है, मैं चाहूंगा आप इस हवाले से बताएगा। एक्चुअली ये इस वक्त तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और कल इसका हतमी फैसला आएगा, लेकिन जैसे कहते हैं जो इशारे मिल रहे हैं या जो तासुर क्रिएट हो रहा है वो तो बड़ा मुस्बत है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हमने सही मानों में प्रोग्रेस की, क्योंकि इसके बड़े मुतअद्दिद इजलास हुए, हमेशा हम लोग बड़े वो तजस्सुस से प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करते थे। जून में भी ऐसे लग रहा था कि शायद निकल गया, पता चला नहीं, अभी तो ऑन साइट विजिट रहता है। तो सर योर टेक ऑन जो 2 रोज़ा इजलास चल रहा है इस वक्त? जी, FATF का प्राइमरीली जो ममालिक हैं उनके ऊपर 3 किस्म की ख्वाहिशात होती हैं, उनकी 3 किस्म की कंडीशनैलिटीज़ हैं। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि आपने कानून साजी करनी है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और टेरर फाइनेंस के हवाले से। कानून साजी का तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका पाकिस्तान में, कुछ साल हुए मुकम्मल हो गया। दूसरी स्टेज पे वो ये कहते हैं कि आपने इदाराती काबिलियत, यानी कि ऐसे इदारे बनाने हैं जो आपने कानून साजी की है उसके ऊपर अमल दरामद कर सके। और तीसरा जो हमारा सबसे कमज़ोर एरिया रहा है वो है कन्विक्शंस का, कि आपने कानून साजी भी कर ली, आपने इदारे भी बना लिए, अब मुझे बताएं या फैटफ को बताएं कि आपने कितने लोगों को एक्चुअली सज़ा दी। जो पिछले साल तक का डेटा जो हमने फैटफ को अपने हाथों से लिख के भेजा था वो बड़ा कमज़ोर था। अच्छा, उसमें हम खुद से लिख के दे रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उस साल के दौरान पूरे पाकिस्तान में 1 कन्विक्शन हुई थी, यानी कि एक को हमने सज़ा दी। तो वो वाकई में या तो डेटा गलत है या हमें डेटा ऐसा वहाँ पे पहुँचना नहीं चाहिए था। जो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से कोई 200-250 कन्विक्शंस थी, तो वो ठीक। तो हमारा जो कमज़ोरी का एरिया आ रहा था जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हम अब तक निकल नहीं पाए, वो ये नतीजा था, कन्विक्शंस नहीं कर रहे थे। ठीक है, आपने कानून साजी पूरी कर ली, आपने इदारे भी बना लिए, लेकिन आप किसी को सज़ा नहीं दे पा रहे थे। अच्छा, जब निकल जाएंगे, देखें इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एक तो सबसे बड़ा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, यानी कि आप पाकिस्तान से कहीं बाहर पैसा भेजते हैं, कहीं बाहर के बैंक से आपके पास पैसा आता है, तो ये बेसिकली ग्रे लिस्ट को कहते हैं कि इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। ओके, यानी कि वो बड़े गौर खौस से देखते हैं, आपके पैसे नहीं आने देते, डिले हो जाता है, जो आपकी स्विफ्ट आ रही है, आपके लेटर ऑफ क्रेडिट आ रहे हैं, तो एक तो वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है बड़ी स्विफ्ट हो जाएंगी, बहुत तेज़ हो जाएंगी।
दूसरा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है, जो बैरूनी सरमायाकार, जो सबसे अहम नुक्ता है मेरे ख्याल में। बैरूनी सरमायाकार जो है, वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो दे हेजिटेट कि भाई ये ग्रे लिस्ट में है, ये ब्लैक लिस्ट में, हम इस सरमायाकारी में पैसा नहीं क्यों जाते, लगाएं? हाँ, पैसे तो लगाते ये हैं। दो इश्यूज हैं बड़े वाले, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और बैरूनी सरमायाकारी। अब ये सोच लेना कि शायद जब कल हम इंशाल्लाह इस लिस्ट से निकल जाएंगे तो कोई दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक, एक राह हमवार हो जाएगी, दरवाजा खुल जाएगा बहुत बड़ा। अब देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे बैरूनी सरमायाकारी की, जी। अब बैरूनी सरमायाकारी को एक पॉजिटिव सिग्नल चला गया कि जी आप ग्रे लिस्ट में अब नहीं हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो देखते हैं कि आपकी करेंसी का क्या हाल है। जी। वो बड़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट तो नहीं कर रही। अगर वो बहुत वॉलेटाइल है, बड़ी तेज़ी से गिरावट होती है, बड़ी तेज़ी से चढ़ती है, तो वो ज़रा हेजिटेंट हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी, अगर आपने पिछले आप सोचिए कि जो अभी नेशनल असेंबली बैठी है 5 साल की, उसमें ये छठा वजीर ख़जाना है, तो वो देखते हैं कि कंसिस्टेंसी पॉलिसी क्या हो रही है, उन्होंने आके माल लगाना है हमारे मुल्क में, तो ये सारी चीज़ें देख, तो वो आपकी ग्रे लिस्ट कंप्लीट हो गई, आप उसमें से निकल आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बाकी चीज़ें जो हैं, इनको भी हमने सीधी पटरी पे चलाना, और ये हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। ठीक है, मैं ब्रिगेडियर हारिस साहब, सर आप इस हवाले से सर क्या कहेंगे? जाहिर बात है हम बात कर रहे हैं फैटिफ के हवाले से, आगे चल के जो और डिफरेंट टेंटिकल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन आप समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड की तरफ होगा हमारा फैटिफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना? और जैसे बात की एजाज चौधरी साहब ने भी, और अभी भी मैं तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान सुन रहा था कि जो भारत है उनको इस हवाले से बहुत तकलीफ है, और तकलीफ समझ में आती भी है। ज़ाहिर बात है इस इदारे को, इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग भी की जाती है, या ऐसे जो बहुत बड़ी ताकतें हैं जब उनकी इज़हार नाराज़गी हो तो वो एब्सटेन हो जाते हैं या उतनी तवाना आवाज़ से आपकी पुष्पनाई नहीं करते। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर हारिस साहब? अब चूँकि हालात ज़रा मुवाफिक नज़र आ रहे हैं, आपका तज़िया चाहेंगे, फिर ज़रा आगे बढ़ते हैं। देखें, इसमें बात यह है कि इंडिया ने बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, सबसे ज़्यादा उन्होंने शोर मचाया, एंड जाहिर है कि विद 1 or 2 मोर स्ट्रॉन्ग पावर्स पाकिस्तान वाज पुट इनटू ग्रेट लिस्ट। एक तो ये है। देन पिछले 2-2.5 साल में, पहले इतनी ज़्यादा हम लिप सर्विस करते थे, लेकिन वी वर नॉट डूइंग वर्क। नाउ 2-2.5 साल में कानून साजी भी हुई, और अगर आपको याद हो तो GHQ में एक स्पेशल सेल कायम किया गया एग्जैक्टली, दिस वाज हेडेड बाय मेजर जनरल, एंड उन्होंने 1.5-2 साल, यू कांट बिलीव के कितनी एफर्ट की है इसमें। तमाम डिपार्टमेंट, जिसमें फाइनेंस के भी हैं, उसके बाद इंटरनल ये आपके इंटीरियर के हैं, डिफरेंट, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, एवरीबडी गॉट टुगेदर और कंसर्टेड एफर्ट करके इन्होंने जो जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, दे ट्राई टू रिजॉल्व इट। और ये पाकिस्तान का इस वक्त ग्रे लिस्ट से निकलना बहुत एफर्ट है, डिस्पाइट वी नो के कितनी हॉस्टाइल कंट्री थी जो हमें इसके लिए हमें इस पर रखना चाहती थी। उसके बाद देन ऑफ कोर्स दे अभी जो उनके विजिट किया, आई थिंक दे डिड नॉट हैव इवन अ 1 पॉइंट टू से कि जी अब पाकिस्तान ने कोई काम नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, उसके बाद आपकी सस्पिशियस STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो होती थी, उसमें बड़े काम किया गया, और उसके साथ फिर कानून साजी भी की गई जी। और फिर जिस रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, आपने देखा कि हाफिज़ सईद साहब को 36 साल की कैद हुई, और उसमें भी ये एक हर्डल थी जो कि बाकी ममालिक नहीं रियलाइज़ करते। जब आप डोजियर नहीं देते हैं, अगर इंडिया ब्लेम करता है हाफिज़ सईद को, लश्कर तैयबा को, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, या अमेरिकन उनको, आप उनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन में डाल देते हैं, देन दे आर सपोज टू गिव प्रूफ कि आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, आपके पास डोजियर क्या है, क्योंकि कोर्ट्स दे हैव टू गो ऑन फैक्ट्स। कोर्ट्स खाली ये तो नहीं आपने टेरर डिक्लेयर कर दिया सजा दे देंगे। सो दैट वाज द थिंग लैकिंग, और अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने खुद भी बड़ी एफर्ट की है, और ये शर्त भी पूरी हो गई मेरे ख्याल में। बट स्टिल इंडिया इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट, और जाहिर है कि वो इस वक्त आपको आइसोलेशन में फील कर रहा है, लेकिन रिमेंबर FATF इज़ अ पोलिटिकल टूल, जो मैं आई स्टिल फील, आपके सामने भी UAE को भी उन्होंने डाल दिया है, टर्की को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन इस वक्त वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह टुमारो पाकिस्तान भी आउट ऑफ ग्रे लिस्ट विल बी इनवाइटेड। इट विल हैव ओपन लॉट ऑफ एविडेंस। द वे फ़ारूक नसीम साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, हमें बताया भी है, वो क्लियर बात है कि काफ़ी इसमें आपको इन्वेस्टमेंट चेकिंग जो आपकी होती है LC और स्विफ्ट में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो वी शुड बी वेरी होपफुल, और इसके लिए आइंदा के लिए हमें इसको फॉलो करना चाहिए। यस, फॉलो वट एवर वी हैव गिवन देम गारंटीज, वो हमें इसको फॉलो करें, और ये हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है।
नो मनी लॉन्ड्रिंग, नो टेरर फाइनेंसिंग और अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उसको हमें अब ख़त्म करने की जी, जैसे एजाज साहब ने कहा कि ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होगी। एजाज चौधरी साहब, सर जरा आप इस तरह से जानना चाहेंगे, रूस से तेल ये एक सब्जेक्ट बना हुआ है पाकिस्तान का जब से यूक्रेन रशियन वॉर छिड़ी है और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसकी बाज़गश्त हमें पहले भी सुनाई थी, पीटीआई गवर्नमेंट में भी, और इस हवाले से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी कहते रहे कि जी रूस से जो तेल के मामले में मामलात हमने तय किए थे मौजूदा हुकूमत का, उस हवाले से कोई लेटर या कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन इसहाक डार साहब ने बात की और उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने दौरे अमरीका में इस हवाले से बात सामने रखी थी अमरीकी हुकाम की और उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया। ज़ाहिर बात है आपने जैसे कहा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में ज़रा बेहतरी आई है, अगरचे प्रेसिडेंट जो बाइडन की जो स्टेटमेंट आई थी ऑफ द कफ रिमार्क्स थे, उसमें मुख्तलिफ तज्ज़िये और तबसरे भी हुए, खुद वाइट हाउस का बयान भी आया है, तर्जुमान यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का भी आ चुका है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप समझते हैं कि ये रूस से तेल पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो जाएगा? एक तो इसकी इकनॉमिक साइड है, वो मैं डॉक्टर फ़रूख साहब से पूछूंगा, लेकिन डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग क्या कहेंगे इस हवाले से, उमूर खारजा बिलखसूस जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है उसको सामने रखते हुए? देखो, पाकिस्तान ने जो अभी पॉलिसी इख्तियार की है, और मैं पिछली हुकूमत और उससे पिछली हुकूमत की भी यही थी कि हम तमाम बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुक़ रखना चाहते हैं जी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो और चाहे वो रूस हो। और इसी वजह से रूस के साथ हमने जो पोजीशन उतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की नहीं ली है उनके खिलाफ। अगरचे वैसे मेरा उस पर ज़ाती तौर पर थोड़ा सा एतराज़ है, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि उनकी जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इम्पीच करके अपने एक हमसाये मुल्क की और कुछ हिस्सा कब्जे में कर लेना, बेशक वजूहात भी होंगी, लेकिन वो बहरहाल एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो ख़तरनाक है और कल को कोई भी बड़ा मुल्क छोटे मुल्क के साथ ये काम कर सकता है, जो शायद अच्छी बात ना हो। लेकिन बहरहाल ओवरऑल पाकिस्तान ने कहा है कि हम उनके साथ अपने ताल्लुकात भी रखना चाहेंगे और उनके साथ मामला भी तय करेंगे। लेकिन मैं बहुत पुरुमीद नहीं हूँ इस पे जी। अच्छा, मैं उसकी वजह ये बताता हूँ कि पिछले कई सालों से 10-12 सालों से मैं सुन रहा हूँ कि रूस के साथ वो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन बनेगी और ये होगा और वो होगा। वो कोई भी चीज़ बेल मंडे नहीं चढ़ती। कभी वो ऐसी रूसी कंपनी आ जाती है जिस पे सैंक्शंस होती हैं, कभी कोई मसला। इसमें भी मुझे नहीं श्योर कि रूस उसी रेट पे जो इंडिया के लिए रेट है उसी पे आपको देने को तैयार हो जाएगा। और वो जो जितने मामला है, सो इन प्रिंसिपल असूली तौर पर तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमें भी हक होना चाहिए उसी रेट पे जो हिंदुस्तान ले रहा है रूस से, और उसमें कोई मजायका नहीं होगा, क्योंकि हमारे हालात जो हैं इस वक्त तवानाई के शोबे में भी बड़े मसाइल हैं, दूसरी जगहों पे भी हैं, तो हमें लेने का हक होना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन उसकी जुजियात अभी तय होना है और मुझे नहीं पता कि वो कितनी देर लगेगी। और अगर वो हमने उनसे महंगा तेल लेना तो फिर हम क्यों लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस भी लगी हुई हैं और मसाइल भी हो सकते हैं। तो इस वजह से आई विल कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा, नहीं वो आपकी बात सही है कि आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस पे बहुत सी नोट्स हैं, गिरे हैं जिनको खोलना होगा। अगरचे आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब एक नशरी इंटरव्यू में कह रहे थे कि काम शुरू हो गया, लेकिन सर हमने देखा है कि बदलते हुए हालात में इंडिया की तो हम बात कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा था चाइना जो है, चाइना बिगेस्ट सप्लायर ऑफ, रशिया जो है वो चीन का बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल हो गया है। यानी कि सऊदी अरब से ज्यादा भी चीन जो है वो रशिया से ऑयल ले रहा है ये 2022 में। इवन श्रीलंका का मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने भी ऑयल लिया है। तो इसमें क्यों कर इतनी मुश्किलात नजर आ रही हैं, नामुमकिनात से क्यों कर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि भारत के उनके से बड़े दरीना ताल्लुकात पहले रहे हैं और असला भी हमेशा रशियन साथ का ही भारत के पास होता था। और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब बेहतर तौर पर इस पर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन अगर चाइना ले रहा है, श्रीलंका ले रहा है, भारत ले रहा है, तो वाई नॉट अस? और इस पर क्या मुश्किलात हो सकती है आपके ख्याल में? जी, मेरे ख्याल में जो रूस को यूरोप की सप्लाईज खत्म होने से, सैंक्शंस होने से उन्होंने एशिया का रुख किया जी। एशिया में दो बड़े कंज्यूमर्स उनके नजदीक थे, एक तो चीन था और एक अमेरिका और हिंदुस्तान। और इन दोनों के अंदर ये पसली भी थी कि वो किसी न किसी तरीके से कोई सैंक्शंस को अवॉइड भी कर लें, या अगर कोई थोड़ा खड़ा भी होना पड़े तो खड़ा हो जाएंगे। तो इसलिए उनकी ज्यादातर तवज्जो तो उस तरफ ही थी। लेकिन अगर दूसरे मुल्कों के लिए रास्ते खुलते हैं जिस तरह हमारा है, तो हमें भी पूरा हक है। लेकिन क्या वो हमें वो करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे इसके मुतालिक श्योर नहीं है। क्योंकि रूस जो है उसका अगर आप देखें तो कितने अरसे से हम सुन रहे थे कि बर्फ पिघल गई है। 2012 से मैं सुन रहा हूँ और 10 साल हो गए सदर पुतिन आएंगे,
लेकिन ना कोई प्रोजेक्ट चलता है, ना कोई आगे चलता है। मुझे ऐसे लगता है कि आज भी रूस जो है वो अपना मेन जो ताल्लुक रखना चाहता है वो हिंदुस्तान के साथ ही रखना चाहता है। आज भी उनके लार्जेस्ट मिलिट्री सप्लायर जो है इंडिया, बायर उनका सबसे ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदता है, जी। S-400 डील की। तो जो रूस की तरफ से जब चीन को और हिंदुस्तान को इतना बड़ा बड़ा उनकी मेन कवर हो गई, तो उनके लिए कोई इतनी दिलचस्पी भी नहीं है। ओके। और आपने देखा कि उन्होंने बहुत कीनेस नहीं शो की। अलबत्ता पाकिस्तान ने कोशिश कर रहा है, लेट्स सी अगर बात बन जाए तो। ब्रिगेडियर साहब, इस पे सर आपका सर योर टेक, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सर आप इस सवाल से क्या राय रखते हैं? आप मुत्तफिक हैं जो एजाज चौधरी साहब की असेसमेंट है, और यू फील अदरवाइज? देखें आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर चौधरी एजाज साहब, माशाल्लाह हमारे एक फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। आई हैव 2-3 थिंग्स टू हाईलाइट। नंबर 1 इज़ कि देखें, एक नेशनल इंटरेस्ट के अंदर वी मस्ट एक्सप्लोर ऑल दोज एवेन्यूज़ जो हमारे लिए बेहतर हैं और हमें इकोनॉमिक बूस्ट दे सकते हैं। नंबर 8 ऑफ डिप्लोमेसी यही है कि हम अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को परसू करते हैं जी, वाइल मेंटेनिंग बेस्ट रिलेशनशिप विद ऑल द कंट्री, इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड पर्टिकुलरली जो आपकी बिग पावर्स। और फिर हमें अपने रीजन, सबसे पहले आप कहते हैं ना, हमें हमसाये में देखना चाहिए। सो वी आर वेरी लकी टू हैव 2 न्यूक्लियर पावर्स जो हमारे साथ ताल्लुकात, एक चाइना के तो बहुत अच्छे हैं एंड रशिया इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड। जब चलो एक्स प्राइम मिनिस्टर गए थे, बट मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि 6 महीने में नाउ वी आर कॉन्टैक्टिंग रशियंस एंड वी गेटिंग द नॉड ऑफ अमेरिकन। वी हैव टू, ये वे हमें करने की ज़रूरत है कि अगर चाइना ले रहा है, श्रीलंका ले रहा है जी, इंडिया ले रहा है, तो हु स्टॉप्स अस? और क्या हमें अपने फैसले कुछ अपनी मर्जी के करने चाहिए? ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डिनाय अमेरिकन, वी मस्ट हैव द बेस्ट ऑफ रिलेशन विद अमेरिकन, लेकिन कहीं हमें स्टैंड लेना चाहिए। वी मस्ट फाइट विद लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लॉजिक कि हमें उनको अप्रोच करना चाहिए। 6 महीने में हमने अप्रोच नहीं किया, नाउ वी आर वेस्टिंग। व्हाई डिड वी वेस्ट फॉर 6 मंथ्स? बाय नाउ वी शुड हैव बीन वेरी फर्म कि क्या हमारा ये थ्रू हो रहा है या नहीं हो रहा, और व्हाट एविडेंस वी एक्सप्लोरिंग। सऊदी अरब की तरफ देखें, सऊदी अरब का रुझान भी रशिया की तरफ, OPEC प्लस का डिसीजन देखें, अमेरिका के सऊदी अरब के ताल्लुकात भी देख लें। इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। दैट मीन वी हैव टू परसू विगरसली ये अप्रोच को कि हमें सस्ता ऑयल चाहिए, और अगर हम 6 महीने पहले ले लेते तो आज हमें बिलियन ऑफ रुपीज़ का फ़र्क, हमें रिलीफ होता है, जो हम अपने आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। जो हम बात करें, महंगाई है, बिजली है, गैस है, ऑयल है, वट एवर इट इज़, लोगों की इन्फ्लेशन हुई है, इसके लिए गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अ वेरी फर्म पॉलिसी। और वो फर्म पॉलिसी वो होनी चाहिए जिसमें आपकी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री इसीलिए होती है ना, एवरीबडी इज़ वर्किंग विद इन देयर ओन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री पेट्रोलियम हैज़ टू वर्क वेरी फिगरसली कि जी आप जाएँ, विजिट तो आप अभी नहीं कर सकते, बट देन आपके एम्बेसडर यहाँ पर रशियन हैं, उनके थ्रू कम्युनिकेशन करें एंड से कि वी आर इंटरेस्टेड, वी वांट टू बाय। और पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस है कि वी आर द फ्रंट इन पीस, वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी वॉर, वी आर सपोर्टिंग ऑल पीस एफर्ट, और पाकिस्तान प्ले द रोल ऑल्सो। रीजन, आई ऑलवेज से रीजन, रशिया की पाइपलाइन, गैस लाइन हमारे बलूचिस्तान के बॉर्डर पे पिछले 7-8 साल से पड़ी हुई है। हम इतना नहीं कर सके कि हम वही चलें। रशियन वाली आप कह रहे हैं या आप ईरान वाली कह रहे हैं? नाराज भी थे ब्रिगेडियर साहब, लाइक रशियन, यू आर रेफरिंग टू, आई एम टॉकिंग अबाउट रशियन। अच्छा, पहले नॉर्थ साउथ जिसके ईरान कहते की हैं। बात कर रहा हूँ। अब मैं पहले ये पाइपलाइन ईरान की आई, जी, ईरान की लाइन आई हुई है जो बलूचिस्तान में पड़ी हुई है तैयार, बिल्कुल, एंड दे वर रेडी टू गिव अस $500 मिलियन कि आगे पाकिस्तान में इसको लेके जाएं। लाइकवाइज हमें अमेरिका, रशियन से कांटेक्ट करें, वी मस्ट डू इट, गैस के लिए भी और पेट्रोल के लिए भी। अगर हमें सस्ता मिल दुनिया में कहीं से मिलता है, वी हैव टू गो ऑल आउट। यस, to recover our economy. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वी हैव टू गो ऑल आउट और विगरसली इसको करना चाहिए। देर है दुरुस्त है, आपने कहा 6 माह पहले, अब चूंकि बात हो रही है। डॉक्टर फरूख साहब, सर योर टेक ऑन इट कि रशिया से सस्ता ऑयल हमें मिले तो ये हमारे नेबर इंडिया, चाइना और श्रीलंका ले रहे हैं, तो वाई नॉट अस? हम लोग भी तो हार्ड प्रेस्ड हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, पेचीदा है। 3 एंगल हैं इसलिए। एक तो टेक्निकल एंगल है, एक माशी एंगल है, और एक खारजा पॉलिसी वाला एंगल है। देखिए, टेक्निकल एंगल ये बनता है कि तेल जो है, जो खाम तेल है, जो यूरोप से निकलता है उसको हम ब्रेंट कहते हैं, वो डिफरेंट टाइप का है। जो अमेरिका से निकलता है उसको टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड कहते हैं। अच्छा, एक अरब ममालिक से निकलता है उसको अरब लाइट कहते हैं। जो रूस से आ रहा है उसको यूरेल्स कहते हैं। हाँ, यूरेल्स कहते हैं।
यूरेल्स को, खाम तेल को पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए हमारे पास इस वक्त कोई रिफाइनरी एग्जिस्ट नहीं करती जो बहुत बड़ी तादाद में रशिया के तेल को पेट्रोल और डीजल बना सके। खाम तेल हमारा किसी काम का नहीं, हमें अपग्रेड करना है ये सारी रिफाइनरीज को, यूरेल्स क्रूड को तेल में बदलने के लिए हमें पेट्रोल और डीजल में बदलने के लिए। अच्छा, ये तो refinery। खाम तेल आ गया ना आपके ठीक पास। है, ओके इंडिया में रूसी कंपनी ने एक रिफाइनरी लगाई थी कई साल पहले, ओके और वही तेल वो लेके उसको रिफाइन कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी करंटली कोई ऐसी रिफाइनरी कोई नहीं। मॉडिफिकेशन उसमें मॉडिफिकेशन की जा पड़ेगी। सकती है? जी की जा सकती है, ओके। की जा सकती है। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट ये देखें कि जो रूस का तेल है ये अब सस्ता नहीं हुआ यूक्रेन की जंग के बाद, ये तारीखी तौर पे 10 से 15% सस्ता बिकता है। अच्छा। हमने पहले कभी नहीं लिया। यूक्रेन की जंग के बाद ये 25 से 30% सस्ता हो गया, बहुत ज्यादा सस्ता। अगर हम रूस से तेल लेना चाह रहे हैं जो 20 से 25% सस्ता है, तो ईरान से क्यों नहीं लेते जो 50% सस्ता है? हमारा नेबर है, कोई वजह है? अच्छा, अब ये टेक्निकल इशू आ गया। एक खारजा पॉलिसी का जो बहुत बड़ा इशू है, जी जी, खारजा पॉलिसी जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी। आपने खारजा पॉलिसी ऐसी बनानी है जिसमें पाकिस्तान के माशी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जी फराहम हो। रूस के साथ हमारा किसी किस्म का कोई तजारती ताल्लुक नहीं। हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स लेस देन 1% रूस के पास जाती है, लेस देन 1%। इंपोर्ट 0.5% भी नहीं आती वहां से। हमारा तजारती ताल्लुक रूस से पिछले 75 सालों में नहीं है। एक मुल्क ऐसा है, जितने ममालिक से हम तजारत करते हैं उनमें से एक मुल्क ऐसा है जिससे हमने $1 बिलियन सरप्लस आता है, यानी कि हम उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, उनसे इंपोर्ट कम होती है, और वो अमेरिका है। जी, अमेरिका है। ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट का 66% हिस्सा जो है वो टेक्सटाइल्स का है, जिसमें बेडशीट्स जाती हैं, जिसमें लिनन जाता, उसका तकरीबन आधे से ज़्यादा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जाता है। जी, 6-7 बिलियन डॉलर का जो हमारा तजारती ताल्लुक सिर्फ अमेरिका से है, उससे हमें $1 बिलियन का मुनाफा होता है जो दुनिया में और किसी मुल्क के साथ नहीं होता। तो खारजा पॉलिसी हमने ऐसी बनानी है जिससे हमारे माशी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कायम रहे। ये तो सर एक जुज आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताया, लेकिन अब इसमें ये भी तो इशू है ना कि अगर महंगा तेल हमें पड़ रहा है और मैं और लोगों और सुन के लीजिए, पर्स पे जी सुन लीजिए, पुटिंग ए हैवी बर्डन। प्यूटन ने कहा है कि तो तेल बेचेंगे तो रूबल्स की शक्ल में बेचेंगे। हमारे खजाने में तो रूबल्स नहीं है। हम उनकी पेमेंट कैसे करेंगे रूस की, अगर हम उनसे तेल खरीदते हैं? अच्छा, दूसरा, अब हम इंडिया का मामला कर लेते हैं कि इंडिया तो बहुत तेल ले रहा है रूस के पास। वो किस उसमें ले रहे हैं? उनके पास $650 अरब के अपने ज़खायर पड़े हैं फॉरेन रिजर्व्स एक्सचेंज। हैं। हमारे पास जितने फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर हैं वो या हम IMF से लेते हैं, या वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, या बायलैटरल अमेरिका वगैरह से लेते हैं। तो क्या ये मुनासिब होगा कि हम पैसे IMF से लें और वो पैसे उठा के रूस को दे दें? ओके, दैट्स अ क्वेश्चन। ठीक है, ये आपने सवाल उठाया, मैं चाहूँगा इसका भी जवाब लेंगे। चूँकि फॉरेन पॉलिसी की बात की तो एजाज चौधरी साहब सर इस हवाले से क्या कहेंगे? एक एनालिसिस किया है डॉक्टर फरूख साहब ने कि जिस तरह अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात रही हैं, वैसे तो आम फहम जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में कहते हैं रोलर कोस्टर राइड रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अच्छे कभी नहीं अच्छे, लेकिन उन्होंने कहा एक तिजारती रवाबित भी हैं और एक्सपोर्ट हम करते हैं बहुत ज़्यादा। साथ में उन्होंने भारत की भी एग्जाम्पल दी है कि उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं जो कि हैं, और जो परचेज है वो भी उन्होंने कहा करना होती है लोकल करेंसी में, रूबल्स में। तो आप किस तरह देखते हैं इस तमाम सूरत हाल के? अगरचे आपने तो कहा कि आप इतने ऑप्टिमिस्ट नहीं हैं, लेकिन अपने मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिशन रही है उसमें कोई डायनामिज्म आ सकता है, नया एस्पेक्ट आ सकता है? जी ज़रूर, क्यों नहीं। आपके पास अगर ये ऑप्शन निकलती है और वो टेक्निकल मसाइल जो फरूख सलीम साहब ने कहे हैं वो हल हो सकते हैं तो कीजिए। पर मैं उनकी इस बात से बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ, बल्कि मेरा हमेशा से ये नुक्ता नज़र रहा है कि आप भी अपने कौमी मफाद, और हारिस साहब भी कह रहे हैं कौमी मफाद, तो कौमी मफाद उस मुल्क के साथ वाबस्ता नहीं होगा जहाँ हमारी $650 बिलियन की ट्रेड चल रही है, और या यूरोप जिसके साथ 600-700 बिलियन ट्रेड 6-7 बिलियन की 6.5 बिलियन की ट्रेड चल रही है। तो हमें अपना इंटरेस्ट इस लिहाज से भी वॉच करना, और ये भी याद रखें कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात की हुकूमती सतह पर तो उतार चढ़ाव आता रहा, लेकिन अवामी सतह पर तो हमेशा राब्ते रहे। हमारी यूनिवर्सिटी, उनकी यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट जाते थे, पब्लिक हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इन्वेस्टमेंट में, कॉर्पोरेट अमेरिका इन्वेस्ट करता रहा। रूस ने कितनी इन्वेस्टमेंट की?
ऐसे ही देखिए ना, एक एंटी अमेरिकन रॉ में बह के आप अपने इंटरेस्ट को हर्ट करना कोई मुनासिब नहीं है। ठीक। मैंने कहा कि आप उनको हर्ट किए बगैर अगर ये रास्ता निकलता है तो जरूर निकालें, अगर कर सकते हैं। मुझे उसमें उम्मीद नजर नहीं आ रही है, मेरा अपना तज्जिया है। मैं ठीक। नहीं समझता कि अभी इतने सालों से रूस ने कोई कोई खास हमारे साथ, जिस तरह ये भी कह रहे ना तजारत है ना कोई खास सरमायाकारी है, वो 1950 की दहाई में जो की सो नहीं, की। लेकिन अभी वो तो ब्रिगेडियर इसको हारिस साहब कह रहे हैं कि जो पाइपलाइन है और तमाम जो ईरान की भी पाइपलाइन है, उनका प्रोग्रेस हमारी जानिब से भी वो इंटेंट नजर आई कि हम भी ताल्लुकात में बेहतरी या नजरसानी करके बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। एजाज साहब, देखिए, ईरान के साथ जो पाइपलाइन के ऊपर आपके इल्म में है कि यूएस सैंक्शंस की वजह से कोई कंपनी नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल से एक चाइनीज कंपनी को राजी किया, वो भी चलेगी, क्योंकि वो ईरान की तरफ से वो ऐसी किसी कंपनी को चाहते हैं डील करना जिसके ऊपर यूएस के सैंक्शंस ना हो। तो वो बड़े मसाइल हैं, इसलिए इसलिए हमारे बैंक्स भी शायद थे, कंसोर्शियम भी नहीं बन सका, वरना हम क्यों नहीं लेंगे। वहां से इतनी स्मगलिंग होता है, ऑयल और गैस हम आने देते हैं इसलिए क्योंकि वो जरूरियात पूरी करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जो है ये समझें कि भाई ईरान ने बड़ी नेकी की है, वहां पे पहुंचा दिया और हमने नहीं ले रहे। एक सैंक्शंस का माहौल है और उस वजह से आप ये नहीं कर पा रहे। अलबत्ता उसके दूसरे रास्ते जरूर मौजूद हैं, जिस तरीके से बॉर्डर मार्केट्स हैं, हमने बॉर्डर पॉइंट्स खोलने नहीं, अभी आके गब्त को अब खोला है आपने, गब्त रीमदान को, लेकिन मंद को अभी तक नहीं पूरी तरह खोला। और उसके बाद जो उसकी मार्केट बनाई है बड़ी रूडिमेंट्री है। अगर चाइना और ईरान की बॉर्डर मार्केट देखी तो बहुत ज्यादा फैली हुई है। ईरान ने, हिंदुस्तान ने भी बड़े उसके रास्ते निकाले हैं, कई किस्म के टेक्निकल रास्ते निकाल के उन्होंने वो अगरचे अमेरिका की सैंक्शंस भी फॉलो की कि भाई बतदरीज कम किया। मेरा मकसद ये है कि खाली जज्बाती होकर हम बात ना करें। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की है कि जहां जहां से हमें मिल सकता है हम सऊदी अरब से लेते रहे, कुवैत से लेते रहे, ईरान से भी अगर हमें सस्ता मिले तो इससे बेहतर हमारे लिए क्या होगा। लेकिन एक सैंक्शंस का मसला है, यही सैंक्शंस का मसला रूस के ऊपर भी है। तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि करते करते अपने ऊपर सैंक्शंस लगवा लें। ये तो कोई कोई उसमें अक्लमंदी की बात नहीं है। और ना ही ये भी अक्लमंदी की बात होगी कि हम रूस को, सॉरी, यूरोप और अमेरिका, जिस पे ज्यादातर बल्क ऑफ आर एक्सपोर्ट्स वहां जाती हैं, वो हम ड्राई अप कर दें। तो हमें ये बैलेंस रखना है। और इस वजह से मुझे इसहाक डार साहब की ये बयान अच्छा लगा कि उन्होंने वहां क्लैरिफाई किया ये मामला कि देखिए जी, हमारी बड़ी शिद्दत से जरूरत है। अगर हम ये कर सके और अगर हमें डिस्काउंटेड तेल मिल सके तो हमारे इस वक्त जो मसाइल है वो हल हो सकते हैं। तो वो आई कैन अंडरस्टैंड। अगर वो टेक्निकल वजूहात जो खुरम साहब ने भी जिक्र किया, अगर वो पूरी हो सके और मिल सकता हो तो क्यों ना मिले। कौन है जो हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट फॉलो नहीं करना चाहेगा, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ आवर अदर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ब्रिगेडियर साहब, not at the expense of our important relationship with US and European Union। आपने सुन लिया, डॉक्टर फरूख साहब का भी यही इस्तेदलाल है। उन्होंने कुछ टेक्निकल इश्यूज भी बताए हैं, रिफाइनरी का इशू है, फिर करेंसी मार्केट से उठाना, ज़ाहिर बात है वो भी एक है तो सही इंपॉर्टेंट। मैं पढ़ रहा था कि इंडिया जो है वो लोकल करेंसी में उनसे परचेज कर रहा है और सेम गोज़ फॉर चाइना। तो सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आप तो कह रहे थे कि हमें जो है वो हर एवेन्यू को इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों नहीं अपने कौमी मफाद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर रशिया से सस्ता ऑयल मिलता है तो क्या, कैसे इसको आप रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें, इसमें बात यह है कि हमने रशिया से ताल्लुकात इस्तवार करने में कितनी एफर्ट की है, हमारे फॉरेन ऑफिस ने कितनी की है, बिकॉज वी लुक टुवर्ड्स अमेरिकन एंड यूरोपियन यूनियन। आई डू एग्री कि हमारा 6-7 बिलियन डॉलर का है, यूरोपियन यूनियन से हम बड़ा ताल्लुक़ रखते हैं। बट हाउ वी लॉजिकली उनको कन्विंस करते हैं, यूरोप को, अमेरिका को, देखें वी आर पासिंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट इकोनॉमिक क्राइसिस एंड वी वांट टू एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज फ्रॉम वेयर वी गेट द चीप ऑयल, और वो करें। और फिर ईरान के साथ तो देखें ना, ईरान के साथ हमारे और बॉर्डर रिलेशन कितने हैं, कितना बलूचिस्तान में ऑयल आता है। चाइना ने और इंडिया ने थ्रू आउट सैंक्शन में इंडिया ने चीपेस्ट ऑयल ईरान से लिए बिकॉज दे वांटेड मनी। कितना उन्होंने बेनिफिट उठाया है। चाइना ने अभी $400 बिलियन का उनसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया है सैंक्शन के दौरान में। आई डू एग्री कि चलो वो एक सुपर पावर है, वी डोंट मैच विद देम, बट कम से कम हम अपनी एफर्ट तो करें। मैंने तो कभी अखबार में नहीं पढ़ा कि कोई हमारे डिप्लोमेटिक लेवल पे या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से क्या एफर्ट की गई ईरान से। आपके साथ बॉर्डर में इतना बड़ा है, हमने वहाँ से क्या कोशिश की है। देयर 101 मीन्स टू गेट, एंड वहाँ पर उनके लोगों को, बलूचिस्तान लोगों को रोज़गार कितना मिलता है। जब बॉर्डर क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, हम हमेशा कह देते हैं जी हमने बंद कर दिया है, सब ऑयल नहीं आएगा, देन सी के लोकल्स का होगा कि उनको पहले रोज़गार तो दें। तो ये चीज़ें हमने खुद सोचनी है।
ये हमारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। मैं ऑनेस्टली आई फील के चौधरी एजाज साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। देखें, हम अपने डिप्लोमेट्स को, अपने 3 स्टार जनरल्स को, अपने इकोनॉमिस्ट को जब रिटायर होते हैं, वी मेक देम रिडंडेंट। दैट इज़ अ डिकोटमी हमारे सिस्टम में। वी मस्ट हैव, दुनिया में आपको पता है सही है सबको कि कितने थिंक टैंक्स होते हैं। वाई डोंट वी यूज़ कि कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री, डिफेंस, इकोनॉमिस्ट, डिप्लोमेट एंड सो हम एक यहाँ पे थिंक टैंक बनाएं, डिफरेंट रीजन को स्टडी करें। लेट्स हैव अ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसी। वी डोंट सर, ये एजाज चौधरी साहब इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के सरबराह हैं इस वक्त। ब्रिगेडियर साहब, एजाज चौधरी साहब इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की सरबराही कर रहे हैं सर, थिंक टैंक के सरबराह हैं। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिल्कुल जितने भी हैं इनका ये नाउ दे आर द रियल एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स। दैट इज द टाइम यू मस्ट एक्सप्लॉइट देयर ऑल एक्सपीरियंस। सर मैं पूछ भी तो एजाज साहब, जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कोई इंटेंट कभी शो हुई है? ब्रिगेडियर साहब का नुक्ता अहम है, कोई इंटेंट हुई कि हम भी रशिया के साथ, हम देख रहे हैं कि दौरे हाजिर में तो ज़ाहिर बात है आप लोग खुद ही जब बात करते हैं आप कहते हैं कि अब जो सफारतकारी अब दुनिया ब्लॉक्स पे बंट रही है, और हमने देखा है अमेरिका के हमारे साथ भी दरीना ताल्लुकात है, 75वीं अपनी जो ताल्लुकात की हम सालगिरह भी मना रही हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी करार दिया हुआ है। फिर भारत का रूस के साथ भी हम कह रहे हैं बड़े दरीना ताल्लुकात है। डॉक्टर फरूख साहब ने कहा कि रशिया ने ही वहाँ पर रिफाइनरी लगाई हुई है भारत के साथ। तो भारत ने तो दोनों ममालिक के साथ, दोनों सुपर पावर्स जो हैं उनके साथ ताल्लुकात इस्तेवार किए हुए हैं और दोनों तरफ से वो फ़ायदा ले रहे हैं। तो हमने भी खारजी उमूर में ऐसी कोशिश की कि हम दोनों तरफ से ही फवायद समेट सकें। ये बिल्कुल मेरे ख्याल में तो की कोशिश बिल्कुल की जा रही है और यही पॉलिसी है। इसी वजह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप चीन के साथ और अमेरिका के साथ, दोनों के साथ बेयक वक्त कैसे ताल्लुकात के अंदर तवाज़ुन रखेंगे जब ये दोनों एक मुसाबके में शामिल हैं। लेकिन हम मुसलसल कह रहे हैं कि नहीं हम करेंगे। चीन के साथ तो बड़े पुराने देरीना ताल्लुकात हैं, लेकिन अमेरिका के साथ ख़त्म नहीं करना चाहते। और यही जो फलसफा है वो रूस के साथ भी है। अगर रूस के साथ ये बात बन जाती है टेक्निकल लिहाज से और प्राइस के फैक्टर से, तो हम तो तैयार हैं। पर मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तरफ से, रूस की तरफ से इतनी ज्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा किया गया है। ये मेरा अपना जाती मुशाहिदा है इसके ऊपर, पर पता चल जाएगा कि ये बेल मंडे चढ़ती है कि नहीं चढ़ती। ईरान का मैं जहां तक बताऊं, ये बार बार कह रहे हैं, मैं ईरान में तो 5.5 साल रहा हूं और अभी मैं पिछला पूरा हफ्ता गवादर गुजार के आया हूं, ईरान के बॉर्डर के पास भी गया हूं। तो वहां पे मैं आपको ये बताता हूं कि ईरान के साथ बिल्कुल वो ऑयल वगैरह किसी ना किसी तरीके से आता है। इसलिए आता है कि क्योंकि वैसे सैंक्शंस लगी हैं, हम फॉर्मली इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो चले वहां जरूरियात पूरी होती हैं। आज भी आधा बलूचिस्तान के अंदर वो ईरान से बिजली जो आती है 100 मेगावाट, वही वहां तक पहुंचती है। अभी भी हम गवादर के लिए वहां से देना, तो ईरान के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं। लेकिन ये जो आईपी पाइपलाइन थी उसके बड़े मसाइल हैं। इसके ऊपर मैं खुद कई बार उन नेगोशिएशन में बैठा हूं और यूएस सैंक्शन इज द मेन रीजन। अगर ये ना होती तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से ईरान पता नहीं कितने बिलियंस का हम पे हर्जाना डाल चुका होता। और उनको भी अंदाजा इस बात का कि यूएस सैंक्शंस की वजह से मामला है। कोई बैंक्स आर शाय, कंपनीज आर शाय, वरना हम क्यों नहीं करेंगे। एक बार हमने ये भी प्लान बनाया कि हम यूं करते हैं कि गवादर से नवाबशाह तक एक पाइपलाइन 700 किलोमीटर की डाल लेते हैं और एलएनजी लाएंगे, वहां पे लिक्विफाई करेंगे और हम उस वक्त तक काम चलाएंगे। और जब इन पे सैंक्शन हटेगी, क्योंकि उस वक्त उम्मीद पैदा हो गई थी 2015 में कि ये जेसीपीओए जो है ये अब चल पड़ेगा तो सारी सैंक्शन उतर जाएंगे, तो फिर वो 70 किलोमीटर जो है वो हम बचा लेंगे। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ये नहीं कि काम नहीं हुआ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि काम होता रहा है और जो जो मुमकिनात में से है वो किया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा किया जा सकता है। जिस तरह मैंने कहा कि आप उनके साथ जो बॉर्डर मिलता है, बॉर्डर ओपनिंग्स, अब कितने साल हो गए, बार बार हम सुनते थे कि बॉर्डर खुल रहे हैं। बॉर्डर एक तफ्तान मीर जावा का है, लेकिन ये दूसरे दो जो हैं उनमें से एक अब खुला है बड़े अरसे के बाद, वो भी इतनी देर के बाद। उसमें भी अभी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि हमारे जो ताजर हैं, हमारे लोग जो जाके बार्टर ट्रेड करें या उस तरह करें। तो ईरान इज ए गुड सोर्स फॉर every kind of supply for us and it can also buy some of our stuff। लेकिन ये काम हो रहा है उसकी, लेकिन रफ्तार आप समझते हैं उसको तेज होनी चाहिए, रफ्तार तेज होनी चाहिए। डॉक्टर फरूख साहब, सर चूंकि मौसम ऑनसेट ऑफ विंटर्स हो गए हैं, तो रशिया तो बड़ा गैस का भी बड़ा पावर हाउस है, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स, उससे हम किस तरह, उसमें ये तो आपने बता दिया कि टेक्निकल इश्यूज हैं, रिफाइनरी नहीं है, फिर करेंसी है, फिर हम IMF और ज़रबत प्रोग्राम में हैं, वर्ल्ड बैंक। आज इसहाक डार साहब कह रहे थे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पाकिस्तान को $1.5 अरब देने का मुआहदा होने जा रहा है। गैस के हवाले से, क्योंकि गैस की हमें कमी का सामना होता है
और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा भी है कि, और मैं शायद खाकान अबाई साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सुन रहा था कि कतर से मुआहदा ना होता तो पाकिस्तान का भट्टा बैठा हुआ होता। तो क्या उस पे भी यही मुश्किलात है या उस पर आसानी से मुस्तफीद हो सकते हैं? दो चीज़ें, एक तो ये कि पॉलिसी हमने जज्बात बुनियाद पे बनानी है या माशी हकाइक की बुनियाद के ऊपर बनानी है। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। दोनों मिक्स नहीं हो सकते ज़रा? नहीं हो सकते। अच्छा, जज्बात जो है ज़ाहिर बात है वो भी जज्बात पे तो। आप जाएंगे तो आपके माशी मुफादात वुड सफ़र। अच्छा, देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि कोई 28 से 29 बिलियन डॉलर तक की हमारी कॉटन रिलेटेड एक्सपोर्ट्स, 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो टेक्सटाइल मिलों में काम कर रहे हैं और उनका शाम को चूल्हा जलता है क्योंकि एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जा रही हैं। अब हम थोड़े से फ़ायदे के लिए, देखिए हमने इंडिया, वो मार्केट वैसे एक्सप्लोर किए हमारे एक्सपोर्टर्स ने, रशिया या वी हैव नथिंग, वी प्रोड्यूस नथिंग दैट रशिया नीड्स। ओके। अच्छा, अब आप गैस रशियन गैस की बात, देखिए रशियन गैस जो पिछले 40-50 सालों में उसकी फोकस रहा है वो पाइपलाइन पे रहा है जी, वो यूरोप के ऊपर सब पाइपलाइन गैस करता है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब पाइपलाइन तो रशिया से यहाँ तक बनने की रही। वो जो नॉर्थ साउथ जो कहते हैं गैस पाइपलाइन, की उसका बातें तो 50 साल से चल रही हैं। अच्छा। लेकिन बन नहीं सकती। अफगानिस्तान के थ्रू निकालेंगे, रशिया से आएगी, कहाँ पे पहुंचेगी? रशिया की जो गैस के रिजर्व्स हैं वो कहाँ पे हैं? पाकिस्तान कहाँ पे बैठा है? हमें जो है वो ट्रांसपोर्टेबल गैस जो LNG है, ठीक है, LNG की फैसिलिटी रशिया ने इतनी डेवलप नहीं की है, अच्छा, इसलिए हम कतर के पास जा रहे हैं। जो नेक्स्ट मेजर मार्केट आ रही है, जो एक्सपोर्टर आ रहा है LNG का, वो दोबारा से अमेरिका आ रहा है। इंडिया ने बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिकन कंपनियों के साथ ऑलरेडी साइन कर लिए हैं, ओके, अच्छा। क्योंकि वो LNG बेस्ड गैस है। देखिए गैस का आपने, और हमारी जरूरियात LNG बेस्ड गैस जो है वो पूरी कर अनलेस देयर इज सकती अ पाइपलाइन, ओके, पाइपलाइन तो आने से रही, इसलिए उसका तो हम LNG के ऊपर जा रहे हैं। मुतबादिल यही इसलिए हमने कतर से भी LNG ले रहे हैं। ठीक है, अमेरिका बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट बन रहा है। देखिए मैं समझता हूँ कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है, इसमें अमेरिका का बहुत फायदा हो गया। अच्छा, एक तो वो इतना बड़ा LNG का सप्लायर बन रहा है और वो यूरोप को भी शायद गैस देना शुरू कर देगा, और उसने रशिया को पार कर दिया है, और रशिया को शायद उसने ट्रैप भी किया है। मतलब ये शुरुआत जो है ये अमेरिका की आप चालाकी समझ लीजिए, वो जिसको हम बेर हक कहते थे कि पहले उसने रशिया को अफगानिस्तान में फंसा दिया था, अब रशिया को उसने, मुझे लग रहा है कि यूक्रेन में फंसा दिया है, और माशी फायदे खुद उठा रहा है। ठीक है। तो हमारे पास अब अवेलेबल ऑप्शंस यही हैं कतर, और आपकी राय है कि जब तक से चूँकि मौसम सरमा है और गैस का बहरान हमेशा पैदा हो जाता है और इस दफ़ा भी मुश्किलात दरपेश होंगी, वो LNG है। एक चीज़ में अगर और जी, डाल दें इसमें। जी, देखिए अपनी जो एनर्जी की नीड्स हैं, हम दुनिया भर के ऊपर उनका इन्हिसार करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमने सारी ऑयल की जो एक्सप्लोरेशन कंपनी थी पाकिस्तान के अंदर, उनको भगा दिया। जो अमेरिका का एक अदारा है एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जी, उनका ऑफिशियल अदारा है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के नीचे, उसका जो पाकिस्तान का सर्वे है, अगर आप वो खोल के देखें तो आप हैरान रह जाएं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास अंदरूनी वसाइल की बुनियाद के ऊपर अगले 55 साल का तेल मौजूद है। फॉर द नेक्स्ट 55 ईयर्स तेल मौजूद है। तेल मौजूद। गैस हमारे पास अगले 60 साल की मौजूद है, और पिछले 5-6 साल से देखें हमारी गैस की प्रोडक्शन गिरती चली जा रही, कोई एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे हैं। ये सारा का सारा मामला जो है हमारा एनर्जी नीड्स का, ये हमें तजारती खसारा भी देता है, करंट अकाउंट का खसारा देता है, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे ममालिक के ऊपर। अपने मुल्क से हमने सारी कंपनियां भगा दी। इतनी कंपनीज यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आया करती थी। हम अपने जो कंसेशंस हैं, जिन इलाकों में तेल है, जिन इलाकों में गैस है, उनकी कंसेशंस ही नहीं नीलाम कर रहे हैं। ये बड़ा आम नुक्ता उठाया। मैं चाहूंगा ब्रिगेडियर हारिस साहब इस पे सर आप कमेंट करना चाहें, क्योंकि हमारे शो में खुर्रम दस्तगीर साहब भी आए थे, आप कराची में मौजूद हैं, और वो कहते थर में जो हमारा पास, जी सर, वो 170 बिलियन टन इसमें देखें है वो पोटेंशियल है। सर प्लीज बात कीजिएगा। देखें इसमें बात यह है कि बलूचिस्तान की मैं बात करता हूँ। जी जी, ईरान का सिस्तान प्रोविंस में सारा ऑयल और गैस है जी। इज देयर एनी रीज़न कि वो बलूचिस्तान में ना हो, विच इज़ द फुल ऑफ मिनरल्स। तो हमने क्यों एक्सप्लोरेशन नहीं करे, जो अभी फ़ारूक सलीम से बात कर रहे हैं। ये हमारी पॉलिसीज हैं, जो आपकी जो ऑयल गैस कंपनी हैं, आपको ओगरा है, वो उन्होंने क्या प्रोग्रेस की है। ओगरा तो रेगुलेटर है ना, OGDC मेरे लैंड में जो सजावल में है उसके नज़दीक सारी वहाँ पर इतनी गैस और निकली हुई है।
द इशू इज़ कि हम उस तरह डेडिकेटेड एफर्ट नहीं करते हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं चाहते। आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस। अदरवाइज सबसे ज़्यादा रिलायंस तो यही है ना कि व्हेन देखें, पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर कंट्री, यस, पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक कंट्री, आर जियो स्ट्रेटेजिक इज़ वेरी गुड। What we need is economic prosperity, economic taraqi, Yes. jump of points to CPEC or any other means, so that then we can take independent decision। जैसे अभी बात करें कि मौशियत को देखते हुए हमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हमने बलूचिस्तान में इतना वहाँ पर आपके नेशनल रिसोर्स हैं, ग्रेनाइट, डिफरेंट चाइनीज़ आके वो रॉ लेके जा रहे हैं, हम वो फैक्ट्रीज नहीं लगा रहे हैं। रिकॉर्डिक की तरह और वहाँ कितने मंसूबे बन सकते हैं, थार में कितने बन सकते हैं, वाई वी आर नॉट डूइंग इट, व्हाट इज द रीजन। आपने कंपनीज को बुलाना है, कॉन्ट्रैक्ट अच्छा करें जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो, पर्सनल इंटरेस्ट में ना हो, बिजनेस इंटरेस्ट में ना हो, तो विद इन 5 years यू विल सी के वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड यू स्टार्ट इंडिजिनस प्रोडक्शन आपकी ऑयल की और गैस की इतनी हो जाएगी। और ये ग्रेनाइट और ये आपके थार में इतना ज़बरदस्त टॉप क्वालिटी का ग्रेनाइट है, मैंने वहाँ ब्रिगेड कमांड किया है। अच्छा। नथिंग 20 साल पहले था, आज भी उसी तरह ही है। ये हमारी जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, दे जो गवर्नमेंट में आती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम टॉकिंग एनीवन कमिंग इन पावर। यहाँ पर ये चीज़ें, इसके लिए मैं कहता हूँ कि आपके ये थिंक टैंक्स होने चाहिए, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, डिप्लोमेटिक रिवाइवल के लिए, स्ट्रेटेजिक रिवाइवल के लिए। हमने अगर रशिया से हम वेपन एमुनिशन ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, यूक्रेन से टैंक्स ले रहे हैं, तो यही हम उनसे इम्पोर्ट कर, उससे हम वी कैन टॉक टू देम कि हमें इसके लिए ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, यू नीड अ पॉलिटिकल विल, मेंटल रिजॉल्व एंड पाकिस्तान इंटरेस्ट फर्स्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एजाज साहब, सर बात अभी डॉक्टर फरूख साहब ने कहा कि LNG, ज़ाहिर बात है उन्होंने सही कहा कि मुतबादिल तो हमारे पास वही एवेन्यू और अमेरिका का हवाला दिया। अमेरिका के साथ सर हमारे जो ताल्लुकात है, आप अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, हमारी तो हमेशा से कोशिश होती है कि एड नॉट ट्रेड। वहाँ से हमेशा यही बात आती है कि जी पाकिस्तान को एक ही प्रिज्म से देखा जाता है, सिक्योरिटी प्रिज्म से। कैसे ताल्लुकात में ये जामियत ला सकते हैं, क्या किस तरह वसत ला सकते हैं कि ये जो ट्रेड का पहलू है ये भी फिट इन हो जाए पाक अमेरिका ताल्लुकात में? नहीं, देखिए ये गलत फहमी है लोगों की कि अच्छा, जामियत जो है वो सरकारी ताल्लुकात में होती है, वो अवामी सतह पे है। और मैं आपको बताऊं कि कॉर्पोरेट अमेरिका बिल्कुल शाय नहीं है इन्वेस्टमेंट करने में। तो क्यों नहीं करता? हमारे बहरियार बिल्कुल करता है, वो आते हैं और इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको याद है कि कोशिश की थी उन्होंने, जब इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि एक्सन मोबिल को एक उन्होंने ड्रिलिंग की और शायद हमें बहुत बड़ा जखीरा मिल जाए, तो कोशिशें तो की जाती हैं। लेकिन जब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई अमेरिका के साथ जो है हमारी ताल्लुकात की नेचर खराब है, इस वजह से नहीं हो रहा। कॉर्पोरेट अमेरिका भी कर रहा है, उनके तजारत के रास्ते भी खुले हुए हैं, एग्रीकल्चर के रास्ते भी खुले हुए हैं, ये सारा सिलसिला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी रास्ते खुले हुए हैं, उससे कोई मसाइल नहीं है। हमारे यहाँ वैसे ये फैशनेबल हो गया कि अमेरिका बैशिंग करें, तो हम समझते हैं कि जनाब हमने हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। ये अमेरिका के अपने मफाद है, वो अपने हिसाब से यकीनन करता है, इस्तेमाल करता है, ये सारे मसाइल होंगे। नहीं उसके वसत, उसका जो सर उसका पैमाना है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता? आप ठीक कह रहे हैं, हो रहा होगा, हम चाह रहे हैं उसमें ज्यादा इजाफा हो जाए, हुजम बढ़ जाए उसका। जी, उसके लिए आपको बहुत कुछ काम करना है मेरे भाई। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। अब ये चाइनीज इंडस्ट्री एक भी नहीं आई, लाओस चलेगी, कंबोडिया चलेगी, सारी जगह यहाँ नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी? सोचे ना जरा, क्यों नहीं आई है यहाँ? उसकी वजह ये है कि आपके यहाँ कोई एक इंडस्ट्री लगाने के लिए 38 परमिट चाहिए, 2 साल लगते हैं, और आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। बलूचिस्तान में जहाँ पे इन्वेस्टर आएगा वो सिक्योरिटी मांगता है। अभी मैं गवादर गया हुआ था, मैंने आपको जिस तरह बताया कि वो वहाँ पे एक सिक्योरिटी का माहौल है। अभी मई में वहाँ पे पर्थ कॉन्टिनेंट पे अटैक हुआ था। तो मेरा मकसद है, BLA इस वक्त भी उस एनवायरनमेंट में बहुत कर रही। तो पाकिस्तान को इन्वेस्टर को सिक्योरिटी भी देनी होती है, इन्वेस्टर को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी करनी है, और इंडस्ट्री लगाने वाले के खिलाफ, पहले तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के खिलाफ हम इतना ज्यादा हमारे यहाँ बुग़्ज़ है कि जी जाके एक्सटॉर्ट करें उनको, हालांकि वो हम नहीं देखते कि इंडस्ट्री तो जॉब्स का जरिया बन सकती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अमेरिका भी करेगा इन्वेस्ट, और बाकी मुल्क भी करेंगे, मलेशिया भी करेगा, वो भी करेगा, अगर आप यहाँ पे कंजीनियल बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें। तो अगर कर दें तो कोई वजह नहीं है कि वो दुनिया यहाँ पे नहीं आना चाहेगी, और यहाँ की जो रिचेज है, पाकिस्तान की जो मिनरल वेल्थ है, उसको एक्सप्लॉइट करने में मदद करेगी।
आपने अहम नुकता उठाया, लेकिन हम बहुत से अपने शोज हमने किए हैं, हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के नुमाइंदों को बुलाते हैं और उनकी जानिब से तो यही कहा जाता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी हम बेहतर कर रहे हैं, हम ओपन अप भी कर रहे हैं। बार कैफी अहम नुकात आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने उठाए और आपने डिप्लोमेटिक एफर्ट की बात की, पाकिस्तान के पोटेंशियल की बात की, पाकिस्तान के इकनॉमिक टर्न अराउंड की बात की। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम में अपने तीनों मौजूद मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हुए एजाज चौधरी साहब, ब्रिगेडियर हारिस साहब और डॉक्टर फ़ारूक साहब, हम ज़रूर कहेंगे कि इसके साथ साथ सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है, क्योंकि जब तक से सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, सियासी गैर यकीनी के बादल नहीं छटेंगे, तो ना तो बाहर से कोई सनतकार आएगा, ना सरमायाकार आएगा, और दूसरा सारा वक्त जो हुकूमत वक्त की तवज्जो है वो फार फाइटिंग में लगी रहेगी। हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान में जो ये तर्ज सियासत है उसमें भी बदलाव आए और हम मुआशी इस्तेकाम की तरफ बढ़ें और सियासी इस्तेकाम की तरफ बढ़ें। बहुत से एवेन्यूज़ हैं, बहुत से मसाइल हैं, बड़े से चैलेंजेस हैं, लेकिन साथ में एंड में चलते चलते यही दुआ कि कल जो हमारे प्रोग्राम का इब्तदाई और मौजू था फैटिव, उससे अच्छी खबर आए तो फिर अल्लाह करे कि वो एक राह बने और उससे दरवाज़ा खुले और पाकिस्तान जो आगे बढ़े। इन दुआया कलमात के साथ इस हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक ब्रॉडकास्ट टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।